बर्ड को तो आप शदीद गर्मी में भी बॉक्स देंगे और कूलर लगा देंगे, वो तब भी ब्रीड कर देगा। आपका पेयर 5,000 रुपए का है, आप उसके मैक्सिमम 6 बच्चे सीजन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 से आपकी रनिंग कॉस्ट निकल आएगी, 2 से आपकी प्रिंसिपल रिटर्न निकल आएगी और 2 आप कह लें कि आपका बोनस है। पाकिस्तान में तो इसका ट्रेंड इस कदर राइज होता जा रहा है कि हमारे पास ब्रीड आने के बाद साल नहीं गुजरता बर्ड बिक गया होता। लो इन्वेस्टमेंट में आपके पास हाई रिटर्न बिजनेस है, ये तो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई तरीका नहीं है कि आपने आज पेयर लिया 5 लाख रुपए का और वो आपको 5 दिन में या 10 दिन में 2 लाख रुपए के बच्चे दे दें। अच्छा, जो रिकमेंडेड ब्रीडिंग एज है वो 1 साल से 1.5 साल के दरमियान है। बेहतर है कि आप 1.5 साल का बर्ड को कर लें। रिक्वायरमेंट ये है कि जहाँ पे आपका बर्ड कंफर्टेबल रह सकता हो, उसको शदीद सर्दी ना लगे, शदीद गर्मी ना लगे। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, यानी आपने केज में रख तो दिया, साथ में आपने 4-5 बिल्लियां भी रख दी हैं, जिससे वो डरता डरता वो जिंदा तो शायद रह लेगा लेकिन वो ब्रीड नहीं करेगा। नए फैंसियर को जो करना चाहिए, सबसे पहले ब्रीडिंग सीखनी चाहिए कि मैंने बर्ड कीपिंग कैसे करनी है, इसको ब्रीड कैसे करवाना है। मेरे वो अपनी गलतियां जो उन्होंने की हुई हैं और जो वो अब नहीं करते, वो आपके अंदर ट्रांसफर करेंगे, आपको बताएंगे कि यार ये मिस्टेक नहीं करनी, ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरर्स। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए मुबशर भाई का लव बर्ड का सेटअप। मुबशर भाई की तरीफ ये पिछले 5 साल से लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं और माशाल्लाह से इनके पास 600 पेयर अवेलेबल है लव बर्ड के डिफरेंट म्यूटेशन में। आए मुबशर भाई से बात करते हैं जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मुबशर भाई कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम है जी, बहुत अच्छा। मुबशर भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको आइडिया कहाँ से आया लव बर्ड फार्मिंग का? लव बर्ड फार्मिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, तो राइजिंग ट्रेंड को देखते हुए हम भी लव बर्ड की तरफ स्विच हुए। इससे पहले हम कॉकटेल्स ब्रीड करवा रहे थे और मेरा पैशन भी कॉकटेल्स ही है। आजकल कॉकटेल यहाँ पे नहीं है क्योंकि आजकल सारा ट्रेंड ही जो लव बर्ड का चल रहा है, तो हम ये ब्रीड करवा रहे हैं। स्टार्टअप कितनी इन्वेस्टमेंट से लिया था, कितने एरिया से लिया था आपने? स्टार्टअप लिया था जी ऑलमोस्ट कोई 10 लाख रुपया लगाया था आज से 5 साल पहले, और वो मैंने अपने घर पे स्टार्ट किया था। वहाँ पे स्पेस आज के लिए मेरे पास बहुत कम थी, देन हम इस फैसिलिटी में शिफ्ट हुए। आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन अवेलेबल है इस टाइम? आज 2022 में तकरीबन सारी म्यूटेशंस अवेलेबल है, 95% हैं, 5% नहीं है। वो आगे पाइपलाइंस में इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। आपने पहले शो किया कि डायरेक्ट बिजनेस पे ही आए थे? देखें, बर्ड कीपिंग जो है वो तो मैं 2008 से कर रहा हूँ, तो इट्स बिन 15 ईयर्स के 15 साल हो गए ये काम करते हुए। तो स्टार्टअप पे तो ये हॉबी था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी हॉबी को इंडस्ट्रियलाइज होते देख रहे हैं, तो इसको हमने फुल टाइम एज अ बिजनेस भी जो है वो कंटिन्यू कर लिया। अगर हम मुबशर भाई मैं अर्निंग की बात करूँ तो एक पेयर से हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं? एक पेयर से देखें, इसका सिंपल सा फार्मूला, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन जो हम नए लोगों को बताते हैं। आपका पेयर 5,000 रुपए का है, आप उसके मैक्सिमम 6 बच्चे सीजन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 से आपकी रनिंग कॉस्ट निकल आएगी, 2 से आपकी प्रिंसिपल रिटर्न निकल आएगी और 2 आप कह लें कि आपका बोनस है। प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। आप 5 लाख वाले पेयर के ऊपर भी यही फार्मूला लगा लें, इससे ज्यादा बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन फॉर द सेफ साइड 6 इजीली आ जाते हैं। आप उसका ब्रेकअप बना लीजिए। और एक पेयर साल में कितनी दफा ब्रीड कर लेते हैं? अच्छा, अब इसमें तो बर्ड के ऊपर अगर आप उसके अंडे वो आते जाएं और आप अंडे फॉस्टर करते जाएं तो ये तो 8 से 10 राउंड्स भी आपको ले करके दे देगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है। हम यहाँ पे जो प्रैक्टिस करते हैं 2 से 3 राउंड्स लेने की कोशिश करते हैं, सम टाइम 4 राउंड्स भी हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम 2 से 3 राउंड्स पे जाएं। और एक क्लच में कितने बच्चे आ जाते हैं तकरीबन? एक क्लच में अंडे जो हैं वो 5 से 6 आ जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डेड इन शेल होता है, अनफर्टिलिटी होती है, बाज़ दफ़ा चिक हैच होके मर जाता है, लाइक मौसम आपका फेवरेबल नहीं होता, तो ऑन सेफ साइड 3 से 4 बच्चे आ जाते हैं, लेकिन स्टिल इससे कम भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। लव बर्ड का बच्चा कितनी देर में सेल्फ हो जाता है? लव बर्ड का बच्चा अंडे से निकलने के बाद मैक्सिमम 2 महीने में खुद खाने पीने लग जाता।
और ब्रीडिंग एज क्या होती है, ब्रीडिंग एज क्या होती है लव बर्ड की? अच्छा, जो रिकमेंडेड ब्रीडिंग एज है वो 1 साल से 1.5 साल के दरमियान है। बेहतर है कि आप 1.5 साल का बर्ड को कर लें, लेकिन अगर आप अच्छी डाइट इनको देते हैं, अच्छा माहौल देते हैं, फ्लाइट देते हैं, तो ये 7-8 महीने का बर्ड भी इजीली ब्रीड कर सकता है। लेकिन अगर आपने अच्छा माहौल नहीं दिया हुआ, डाइट अच्छी नहीं दी हुई, और आप छोटी एज के बर्ड को ब्रीड करवाएंगे, तो देन आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एग बाइंडिंग आ सकती है, इनफर्टिलिटी आ सकती है। बशीर भाई, हर बिजनेस के 2 पॉइंट होते हैं, फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इस बर्ड हॉबी के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? देखें, मैं तो ये ऑलरेडी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। लो इन्वेस्टमेंट में आपके पास हाई रिटर्न बिजनेस है, ये तो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन आजकल पाकिस्तान में, लाहौर में ट्रेंड है कि बर्ड चोरी हो जाते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, रिस्क फैक्टर बहुत है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी डिजीज आ सकती है कि आपका सारा फ्लॉक इन्फेक्टेड हो जाए, तो आपके पूरे साल की इनकम ज़ाया हो सकती है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। बशीर भाई, एक नया बंदा स्टार्टअप लेना चाह रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट से ले और कितने एरिया से ले? इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ये हर किसी की अपनी पॉकेट के मुताबिक है। आप 5,000 रुपये वाले पेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आप 5 लाख वाले पेयर से भी स्टार्टअप ले सकते हैं। ये हम लोग स्टार्टअप ले रहा है, ब्रीडर पे ले क्या कि पट्टे से स्टार्टअप ले? अगर तो वो बिल्कुल न्यू फैंसियर है तो आई वुड सजेस्ट कि वो यंग बर्ड्स को बाय करें और उनको अपनी फैसिलिटी में रेज करें, बड़ा हो जाए, उसको ब्रीड करवाए। स्टार्टिंग में कौन सी म्यूटेशन लगाए? म्यूटेशन लव बर्ड्स में तो बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, प्लस लव बर्ड का राइजिंग ट्रेंड ये है कि इसमें कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं। मुख्तलिफ म्यूटेशंस आप एक ही बर्ड के अंदर कंबाइन कर लेते हैं, तो ये तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं। स्टार्टअप के लिए आपको मार्केट आइटम को कंसीडर करें। एल्बाइनोज हैं, लुटीनोज हैं, क्रिमिनोज हैं, रेड आई आइटम्स जो हैं ये ज़्यादा इजीली सेलेबल होती हैं नए बंदे से। जो हाई एंड म्यूटेशंस होती हैं वो नया फैंसियर थोड़ा सा हेजिटेट करता है, क्योंकि उससे बाय कोई नहीं करता। एक न्यू फैंसी स्टार्टअप ले रहा है तो वो यही कहता है कि मैं रातों रात ब्रीड करवा लूँ, तो आपके अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट्स आते हैं जहाँ जाके वो लॉस खा जाता है? यही सबसे बड़ा पॉइंट है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपने आज पेयर लिया 5 लाख रुपए का और वो आपको 5 दिन में या 10 दिन में 2 लाख रुपए के बच्चे दे दे। नथिंग, ऐसा कभी भी नहीं होता, टाइम लगता है। आपको नए फैंसियर को जो करना चाहिए, सबसे पहले ब्रीडिंग सीखनी चाहिए कि मैंने बर्ड कीपिंग कैसे करनी है, इसको ब्रीड कैसे करवाना है, इसके क्या क्या मैंने फैक्टर्स को देखना है। आफ्टर डैट जब एक दफ़ा वो इन सारे प्रोसेस से गुजर सके, जब गुजर जाएगा उसके बाद उसके पास चेक्स आएंगे, फिर वो सेल करके प्रॉफिट लेगा। वैसे भाई प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स क्या है ब्रीडिंग के लिए? प्रॉपर रिक्वायरमेंट ये है कि जहाँ पे आपका बर्ड कंफर्टेबल रह सकता हो, उसको शदीद सर्दी ना लगे, शदीद गर्मी ना लगे, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बर्ड को स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बेचारा मौत के खौफ से ही यानी आपने केज में रख तो दिया, साथ में आपने 4-5 बिल्लियां भी रख दी हैं, जिससे वो डरता डरता वो जिंदा तो शायद रह लेगा लेकिन वो ब्रीड नहीं करेगा। सेफ जोन चाहिए, तो जहाँ पे आप इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, ये बेहतरीन ब्रीड करते हैं। और बशर भाई इजीली सेल हो जाते हैं, बट कोई इशू तो नहीं आता सेल करने में? देखें, पाकिस्तान में तो इसका ट्रेंड इस कदर राइज होता जा रहा है कि हमारे पास ब्रीड आने के बाद साल नहीं गुजरता बर्ड बिक गया होता। हर किसी को बड़ा बर्ड चाहिए, हर किसी को रेडी टू ब्रीड बर्ड चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेल हो रही है। और बस भाई परचेजिंग कम करनी चाहिए एक नए बंदे को? कुछ मखसूस मंथ होते हैं कि आप परचेजिंग करनी चाहिए, आप परचेजिंग नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक चीज़ को ज़रूर कंसीडर कर लें कि आप जिस फैसिलिटी से बर्ड बाय करके ला रहे हैं और आप अपनी जिस फैसिलिटी में रख रहे हैं, इनके अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितना डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे एक आप ऐसे बर्ड रूम से बर्ड लेके आ रहे हैं जहाँ पे पिछले 2 महीने से एसी चल रहा है, और आप लाके उसको ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे आपने सिंपल कूलर रखा हुआ है, तो वो बर्ड वहाँ से आके तो यहाँ पे स्ट्रेस में आएगा, वो बीमार भी होगा और वगैरह वगैरह। और अच्छा प्राइस, अगर नया बंदा सेल करना चाह रहा है बर्ड, कहाँ पे सेल करे? मार्केट में सेल करे कि डायरेक्ट कस्टमर को सेल करे? अच्छा रेट कहाँ से मिलेगा उसे? देखिए, अच्छा रेट तो मार्केट से कभी भी नहीं मिलता। हम अपने बर्ड सेल करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को करते हैं, और वो कस्टमर्स हमें व्हाट्सएप ग्रुप से, हमें फेसबुक से मिल रहे होते हैं। ऑलरेडी लिंक्स डेवलप्ड हैं, सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मेंबर्स नए भी आते हैं, पुराने भी होते हैं। वी डू नो ईच अदर कि कौन क्या ब्रीड करवा रहा है, तो जब उनमें से नए मेंबर्स में से या एग्जिस्टिंग में से
किसी को बर्ड बाय करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमसे डायरेक्टली रब्ता कर लेते हैं। इसके कंपैरिजन में मार्केट जो है वो बहुत सेफ जोन वाला काम कर रही होती है। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे 50 किस्म के कॉम्बिनेशंस हैं तो वो 50 के 50 मार्केट के लिए वैल्यूएबल नहीं है। उन्होंने अपने 4-5 आइटम्स को पिक करके रखा हुआ है, वो सिर्फ उसी की सेलिंग बाइंग करती है। बशीर भाई ब्रीडिंग के लिए परचेज करने जा रहे हैं बर्ड, तो हमें कौन कौन से साइन देखने चाहिए बर्ड में? आपको बर्ड की हेल्थ देखनी चाहिए। आपको सबसे पहले चीज़ देखनी चाहिए कि आप बर्ड कहाँ से पिक कर रहे हैं। किसी अच्छे ब्रीडर से पिक करें, बजाय कि आप इम्पोर्टेड स्टफ की तरफ दौड़ के जाएं। आप देखें ऐसे बर्ड को पिक करें जो आपके पाकिस्तान में ब्रीड हुआ हुआ है, आपके इलाके के करीब करीब ब्रीड हुआ हुआ है। इससे आपको ये गारंटी मिलेगी कि आपका बर्ड एक्लाइमेटाइज्ड है। दूसरा फायदा ये होगा कि आपका ब्रीडर के साथ कांटेक्ट बढ़ेगा। आप देखें कि यार मैं आज बाय करने के लिए जा रहा हूं, तो जिससे बाय कर रहा हूं उसके पास क्या क्या लगा हुआ है, वो क्या क्या ब्रीड करवा रहा है। सोशल मीडिया को अप्रोच करें। बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, ब्रीडर्स हैं जो पाकिस्तान में ब्रीड करवा रहे हैं। उनके पास जाने के बाद उनका एनवायरनमेंट देखें, उन्होंने कितनी गंदगी में बर्ड को रखा हुआ है, कितनी सफाई में रखा हुआ है, क्या टेम्परेचर दे रहे हैं, उनकी फीडिंग रूटीन क्या है, बर्ड का साइज, बर्ड का प्लमेज, बर्ड के फीदर्स, उसकी आंखें, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। इन चीज़ों को देख के आप बर्ड को बाय करते हैं। बशीर भाई ब्रीडिंग की बात करूँ, ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है लव बर्ड का? अच्छा, इसमें ना मेरा थोड़ा सा अपना मानना मुख्तलिफ है। बर्ड को तो आप शदीद गर्मी में भी बॉक्स देंगे और कूलर लगा देंगे, वो तब भी ब्रीड कर देगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम 2 से 3 राउंड्स लेते हैं। हमसे मुराद मैं और मेरे चंद एक अहबाब हैं। तो 2 से 3 राउंड जो है ना, वो हम कोशिश करते हैं कि हम लेट समर्स में जाके या अर्ली विंटर्स में स्टार्ट करें और अर्ली समर में ख़त्म कर दें, लेट स्प्रिंग में या अर्ली समर में। यानी कि हम अक्टूबर ऑनवर्ड, मार्च, अप्रैल मई तक इनको लेके जाते हैं। और ब्रीडिंग सीजन में डाइट में क्या क्या चेंज करते हैं आप? जब हमने इनको ब्रीडिंग सीजन आ रहा होता है तो हम इनकी डाइट में प्रोटीन लेवल्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और इनको सॉफ्ट फूड विद सप्लीमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कैल्शियम, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें और हर्ब्स और बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह मिला के देते हैं, जिससे इनको ऐसा लगता है कि यार हमारे पास फूड जो है ना वो नेचुरली ज़्यादा हो गया हुआ है। तो इनके अंदर नेचुरल ट्रिगरिंग होती है, इनके जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होते हैं और ये ब्रीडिंग की तरफ आते हैं। बशीर भाई इन्वायरमेंट की बात करो तो इन्वायरमेंट कैसे मैनेज करते हैं अपने सेट का, गर्मियों में और सर्दियों में? देखें, अब तो मैं यहाँ पे आके बड़े फार्म पे आके बैठ गया हूँ। यहाँ तो वैसे ही हर तरफ सब्जा है, हरियाली है, तो जितनी वेंटिलेशन हो सके वो आप दें। और अगर आप सिटी एरिया में हैं, लाहौर में हैं या आपने घर की छत पे रखे हुए हैं, तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली आपको सर्दियों में एक प्लास्टिक शीट लगानी पड़ती है ताकि सर्दी वाली ठंडी हवा अंदर ना आए, और आपको गर्मियों में कूलर लगाना पड़ता है या आपको एयर कंडीशन यूज़ करना पड़ता है। बशीर भाई मच्छरों का बड़ा मसला आता है, मच्छरों काट लेते हैं, बर्ड बीमार हो जाते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका हमारे पास तो कोई वैसे इशू नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम डिसइंफेक्टेंट वाला स्प्रे करते हैं। विरकॉन एस एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है और उसके साथ सेगावन को मिक्स किया जाता है। इन दोनों का मिक्सचर बना के, इनका जो कॉन्कॉक्शन बना के हम अपने बर्ड को और ज़मीन पे केजेस के आसपास हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद स्प्रे कर देते हैं। तो डेट्स ओके, हमारे पास कोई इशू नहीं है। बशीर भाई इनफर्टिलिटी की रीज़न क्या होती है? इनफर्टिलिटी की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। सबसे कॉमन रीजंस जो हम समझते हैं, बर्ड का मैच्योर ना होना। आपका मेल जो है वो सेक्सुअली इतना मैच्योर नहीं है। लाइक वो एक्टिंग ज़रूर कर रहा है मेटिंग करने की, लेकिन वो अंदर से स्पर्म जो डेवलप नहीं कर पा रहा। तो सबसे बेहतर तो ये है कि उसको कम से कम थोड़ा टाइम दिया जाए। कुछ विटामिन ई की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। बस इन 2 चीज़ों पे फोकस करें तो इनफर्टिलिटी के और इश्यूज नहीं आते। और एक कितनी देर बाद फर्टाइल हो जाता है? देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में तो ये 6 माह का और 7 माह का भी फर्टाइल कर देता है। अगर आपकी इनकी कीपिंग अच्छी नहीं है तो शायद ये 1 साल का भी आपके पास फर्टाइल ना करे। मुझसे भाई एग बाइंडिंग का मसला आता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, उसकी वजह क्या होती है? एग बाइंडिंग में भी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन प्राइमरी रीजंस फीमेल का अंडर एज होना, आपके पास रिक्वायर्ड जो फ्लाइट है वो अवेलेबल ना होना। लाइक आपने जिस पेयर को आपने जिस केज में रखा हुआ है वो उसके लिए छोटा होना, क्योंकि फीमेल की फिर एक्सरसाइज नहीं हो पाती, इसकी वजह भी हो सकती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या बर्ड किसी और बीमारी से सिक है और वो लेइंग के भी करीब करीब है।
तो उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि वो एग को पास आउट कर सके, तो वो भी एक बाइंडिंग की रीज़न हो सकती है। बशीर भाई बायो सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं कि आपके शहर में वायरस ना आए? देखें, एयरबॉर्न जो वायरस आना उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फ्रेश एयर तो देनी है। बाकी बायोसिक्योरिटी में आपके पास ये डिसइंफेक्टेंट करते रहें, स्प्रे करते रहें। कोशिश करें कि आप किसी और बर्ड रूम में जाएं और वहां से डायरेक्टली अपने बर्ड रूम में ना आएं, या कोई आपके पास दोस्त आ रहे हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कर लें कि यार आप अपने बर्ड रूम से निकल के मेरे बर्ड रूम में ना आएं। ये बायोसिक्योरिटी आप मैनेज कर लें। मार्केट जाएं तो मार्केट के बाद घर आके अपने जूते बदलें, कपड़े तब्दील करें, नहाएं और चेंज करके बर्ड के पास आ जाएं। और बशीर भाई बर्ड को कितने दिन क्वारंटाइन करना चाहिए? नॉर्मली तो 60 to 180 डेज होता है, लेकिन अगर आप 45 to 60 डेज भी कर लें तो डेट इज गुड इनफ। इसमें बर्ड अपना सिम्टम दिखा देता है अगर उसको प्रॉब्लम हो तो कोई डिसइंफेक्ट यूज करना पड़ता है क्वारंटाइन में, कोई मेडिसिन वगैरह? देखिए, क्वारंटाइन का पर्पज ये होता है कि आपका एग्जिस्टिंग फ्लॉक जो है उसको नए आने वाले मेंबर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो नया मेंबर तो आपने रखना ही हटके है ना, आपने किसी और प्लेस में रखना है। वहां पे आपने उसकी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करनी है कि यार इसकी ड्रॉपिंग्स कैसी हैं, इसका बिहेवियर कैसा है, इसमें कोई डिजीजेस निकल के आ रही हैं नहीं आ रही। बिला वजह मेडिसिन यूज करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंटिल इट इज नीडेड। तो बशीर में मेन में बीमारियां कौन सी आती हैं लव बर्ड्स में? लव बर्ड में सबसे ज्यादा जो बीमारी आती है वो आती है आंखों की बीमारी, लेकिन वो भी पाकिस्तान की एयरबॉर्न नहीं है। मोस्टली बाहर से जब फ्लॉक आता है, शिपमेंट्स आती हैं, तब इनको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं इस बीमारी को, जो आंखें बंद हो जाती हैं। इसके अलावा पॉक्स आती है। बाकी इनकी बीमारियां तकरीबन सारी वही हैं जो बाकी अदर स्पीशीज में आती हैं। फीदर का प्रॉब्लम आता है जिसको फ्रेंच मोल्ड कहा जाता है। इनमें पोलियोमा वायरस की ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग फ्लॉक एक दफ़ा इन बीमारियों से पाक है, जब तक आप बीमारियों को घर इनवाइट नहीं करेंगे आपके फ्लॉक में कुछ नहीं आएगा। आपका फ्लॉक जो है वो पाक रहेगा। तो बशीर भाई मेडिसिन कौन कौन सी मेन मेडिसिन शहर में हर वक्त होनी चाहिए? अगर आपका फ्लॉक हेल्दी है तो आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी सेफ साइड के तौर पे आपके पास फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक जो है अगर वो हो तो डेट इज गुड इनफ, जिसको आप डॉक्सीसाइक्लिन कह सकते हैं। आप वो रख लें, डॉक्सीसाइक्लिन पाकिस्तान में आम मेडिकल स्टोर से विब्रामाइसिन के नाम से मिल जाती है। डेट इज मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब तक आप बीमारी को अपने घर में अपने बर्ड रूम में नहीं लेके आएंगे, बर्ड आपका बिला वजह बीमार नहीं होता, बहुत रेयर है। अगर हम बशीर भाई हमारा परिंदा बीमार हो जाता है तो उसकी हम केयर कैसे करेंगे, किस टेम्परेचर पे उसे रखेंगे? अच्छा, इसमें ना डिफरेंट अप्रोचेज हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जब आपका बर्ड आपको लगे कि वो सिक बर्ड है तो आपको डायग्नोज करना है कि उसकी सिकनेस की रीज़न क्या है। मेजॉरिटी इनको या तो ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें एक अलग ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज़ होती है, या इनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें एक अलग ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज़ होती है। लेकिन दोनों सूरतों में सबसे पहला काम आपने करना है कि बर्ड को एक हॉस्पिटल केज में रखना है। वो हॉस्पिटल केज का काम ये होता है कि वो थोड़ा सा हीट को मेंटेन करके रखता है। तो बर्ड को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में जो उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, अपने आप को वार्म रखने में, बर्ड वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाता है, उसको वो हीट हॉस्पिटल केज के एनवायरनमेंट से मिल जाती है। बशीर भाई डिवर्मिंग कब करनी चाहिए? ब्रीडिंग सीजन से पहले तो हम लाजमी करते हैं। लाइक अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होना है तो अभी तो हम डिवर्मिंग लाजमी करेंगे, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप एवरी 3 मंथ्स इसकी डिवर्मिंग करें, चाहे वो बर्ड आपका ब्रीड पे है चाहे रेस्ट पे है। एवरी 3 मंथ्स। कौन सी कंपनी की यूज करते हैं डिवर्मिंग? हम बेटा फार्म की यूज करते हैं, बेहतरीन है। वर्म आउट जेल यूज कर लें, आजकल मॉक्सीवेट आई हुई है वो यूज कर लें, बेहतरीन है। अगर हम बशीर भाई फोस्टर पेयर के मैं सवाल आता है, फोस्टर पेयर का फंक्शन क्या होता है? फॉस्टर पेयर ऐसे सस्ते वाले पेयर्स को हम कहते हैं जो कि बच्चे पालने में बहुत ही नेक होते हैं। तो हम करते क्या है कि हमारे पास महंगे वाले जो बर्ड्स हैं हम उनके अंडे उठा के या उनके बच्चे उठा के सस्ते वालों के नीचे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन उन पेयर्स को फॉस्टर हम ट्रूली कहते हैं जो कि टेस्टेड हों, यकीन के काबिल हों और जिनसे हमने पहले बच्चे पलवाए हों कि यार ये बहुत अच्छे बच्चे पालते हैं। तो हम महंगे वालों के अंडे सस्ते वालों के नीचे एज अ फॉस्टर वो रख देते हैं। इसको फॉस्टरिंग कहते हैं। बशीर भाई आपका माशाल्लाह 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, आप एक न्यू सेंचुरी को एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखें जी, बहुत रिच इंडस्ट्री है। मैं ये कहूँगा कि आपने अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आना है तो सबसे पहले गिरदो नवाह में देखें कि आपके पास अप्रोच में कौन सा सीनियर ब्रीडर है। दूसरी ज़बान में बेहतर है कि आप रोलिंग स्टोन बनने के बजाय
मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाएं, किसी अच्छे सीनियर ब्रीडर के साथ अटैच हो, जो भी आपको एक्सेसिबल हो, जिसको आपको जिसकी बातें समझ आती हों, उनसे सीखें, लर्निंग फेज में रहें। वो अपनी गलतियां जो उन्होंने की हुई हैं और जो वो अब नहीं करते, वो आपके अंदर ट्रांसफर करेंगे, आपको बताएंगे कि यार ये मिस्टेक नहीं करनी, ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं। अगर आप इंडिविजुअली भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसमें फेलियर जब आपके सामने आएंगे एंड देन आप उस फेलियर को किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो वो आपसे कहेगा यार ऐसे तो करना ही नहीं था। तो बेहतर है कि पहले ही आप वो फेलियर से बच जाएं और किसी के एक्सपीरियंस से आप फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच मुबशर भाई, अपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं ना, सेटअप विजिट करते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।